इस वीडियो में बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक पिछले 3 सालों में अगर आप उनका रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट एक नेग्लिजिबल रिटर्न रहा है। इंडेक्स को मार्जिनली बीट किया है। तो ऐसा क्यों हुआ? अब एचडीएफसी बैंक को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करती है, और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसको वीडियो को ध्यान से रखिए। कोई भी ये वीडियो किसी भी रिकमेंडेशंस के लिए नहीं है। कोई भी स्टॉक और कंपनी आप बाय करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब बैंकिंग इंडस्ट्री को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। आप हर बार न्यूज़ में मतलब सुनते होंगे कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? अब आरबीआई फंक्शन कैसे करती है? देखिए, आरबीआई का मेन जो कोर जॉब है वो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करना। अब वो आरबीआई क्या करती है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी इकोनॉमी में मतलब एक सिटी में, मान लीजिए मुंबई में, हर लोगों को 1 लाख रुपया दे दिया जाए तो वो क्या करेंगे? वो क्लॉथ बाय करेंगे, फर्नीचर बाय करेंगे, कंप्यूटर लेंगे, नए नए गैजेट्स लेंगे, ईटिंग करेंगे, डाइनिंग पे जाएंगे, घूमने जाएंगे। तो क्या होगा? इकोनॉमी में ड्रास्टिकली क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसे आ गए हैं। और जब डिमांड बढ़ जाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कंपनियों में? कंपनियों की सेल बढ़ जाती है, कंपनियां नए नए एम्प्लॉयमेंट करती है और कंपनियां कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करती है। बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि ऑल ऑफ अ सडन डिमांड, पैसे आए इकोनॉमी में, उसका डिमांड तो बढ़ गई क्योंकि लोग नए नए गैजेट्स ले रहे हैं, क्लॉथ्स ले रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं घर को, उससे डिमांड तो बढ़ गई। बट जो सप्लाई है वो कंस्ट्रेंट हो जाता है क्योंकि सप्लाई उस जगह ही रहता है। तो उससे क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है? अब इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसको लिए क्या करेगी? तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि आपने इकोनॉमी में पैसे तो डाले, बट उससे क्या हुआ? उससे डिमांड बढ़ी, बट डिमांड बढ़ते बढ़ते क्या हो गया? इन्फ्लेशन का भी खतरा हो गया। तब इन्फ्लेशन को कव करने के लिए आरबीआई क्या करती है? आरबीआई करती है इंटरेस्ट रेट। आप हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे इंटरेस्ट रेट, और जब मैं इंटरेस्ट रेट बोल रहा हूँ तो बैंक डिपॉजिट्स भी है और वो एडवांसेस भी है। तो आप देखेंगे जिस हिसाब से इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी को अब में अगर ग्रोथ लाना है तो उसको आप पैसे उस इकोनॉमी में डाल दीजिए, जिसको इकोनॉमिक्स में केनेजियन थ्योरी भी मतलब बोलते हैं कि इकोनॉमी में अगर आपको पैसे पंप कर दिया तो ग्रोथ बढ़ जाता है। बट ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि डिमांड भी बढ़ जाती है, और डिमांड बढ़ने से क्या होता है? सप्लाई कंस्टेंट होता है, और सप्लाई अगर कम होगा तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है। इंटरेस्ट रेट्स मतलब क्या होता है कि जिस रेट पर आरबीआई बैंक्स को पैसे देती है। अगर बैंक को एक जगह 5% का मिलता है अभी, और अचानक वो 6% हो गया, तो बैंक क्या करेगी? कम पैसे लेगी। कम पैसे लेगी तो बैंक ज़्यादा लोन नहीं देगी। ज़्यादा लोन नहीं देगी तो क्या होगा? लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं, मतलब इकोनॉमी से पैसे को सकआउट करना। तो वो हो गया आपका इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स को जब कब करती है? जब डिमांड, जब इन्फ्लेशन को कम करना रहता है। और जब ग्रोथ लाना रहता है तो क्या करते हैं? जब ग्रोथ लाना रहता है तो आरबीआई क्या करती है? आरबीआई इकोनॉमी में पैसे पंप करती है, इंटरेस्ट रेट्स को कम करती है, जिससे लोग ज़्यादा लोन ले, ज़्यादा खर्च करें। ज़्यादा खर्च करेंगे तो क्या होगा? कंपनियों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट आरबीआई का जॉब है मेन किसको बैलेंस करना? इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को बैलेंस करना। ये आरबीआई का मेन कोर जॉब है। अभी आप समझ गए। अगर आप नहीं समझे हैं कि इकोनॉमिक्स में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन का क्या लिंक है, कब ग्रोथ कम आरबीआई करती है, कब इन्फ्लेशन आरबीआई करती है। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं इस टॉपिक को और डिटेल में कवर करूं। अब क्या हुआ है कि अब मेन जो प्रॉब्लम हुई है, इन्फ्लेशन तो हुई, इन्फ्लेशन को कब हुआ? अब मेन एचडीएफसी में क्या इशू हुई है? अब एचडीएफसी में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी का जो सबसे मेन इशू था वो था एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर। अब ये मर्जर ऑन पेपर काफ़ी स्ट्रांग दिखता है, बट जब इतने बड़े मर्जर होते हैं तो शॉर्ट टर्म हिकअप्स भी होते हैं। अब मेन सबसे बड़ा रीज़न क्या था? सबसे बड़ा रीज़न था कि सीआरआर। अब वो ऑब्वियसली वो उसको हटा दिया गया। कैश रिजर्व रेशियो क्या होती है? कैश रिजर्व रेशियो को समझेंगे आप इस तरह से कि अगर किसी बैंक के पास 100 रुपये है तो उसको 4.5%, सीआरआर भी 4.5%, उसको 4.5% उसको आरबीआई को रखना पड़ेगा। तो 96.5 रुपीज़ आप अपने पास रखेंगे और 4.5 रुपीज़ आप आरबीआई को एज अ कैश रिजर्व देंगे, और उस पैसे पे आरबीआई कोई आपको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देता है। तो अभी जैसे आपकी
दोनों के मर्जर के बाद आपको ज़्यादा पैसे रखने पड़ेंगे आरबीआई के, वो तो रीज़न है। बीच में अभी आरबीआई ने ये भी बोला था कि कैश रिजर्व रेशियो जो है 4.5 से करके 10% कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आप उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल सकते थे, डेट फंड में डाल सकते थे, बट अब वो आप नहीं डाल पाएंगे। बट आरबीआई ने इसको फेज आउट कर दिया। फेज आउट मतलब क्या हुआ, आरबीआई ने जो इंक्रीमेंटल, जो आईसीआरआर बोलते हैं, अब इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये है कि अभी जो इकोनॉमी में जिस हिसाब से 2000 के नोट, आप 2000 के नोट बैंक में जाके जमा कर रहे थे, उससे क्या हुआ, अब तो जो बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी आ गई थी, तो आरबीआई बोली कि जो इतने तक, मतलब एक सर्टेन लिमिट के ऊपर अगर आपकी डिपॉजिट जाती है तो वो डिपॉजिट को आपको मेरे पास रखना पड़ेगा। तो जैसे इंक्रीमेंटल जो वैल्यू है, तो आईसीआरआर को अब जो आरबीआई है वो फेज आउट कर रही है। क्यों फेज आउट कर रही है, क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन में आरबीआई नहीं चाहती है कि मार्केट से लिक्विडिटी सक आउट हो और कंपनियां इंपैक्ट करें। तो एक बहुत ही अच्छा मूव है, तो इसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब समझेंगे कि जो सेकंड इशू क्या हुई एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक में सेकंड इशू ये भी हुई कि जितनी भी म्यूचुअल फंड्स कंपनियां थी, अब ये एचडीएफसी लिमिटेड भी इंडेक्स का पार्ट है, लार्ज कैप का भी पार्ट है, और एचडीएफसी बैंक भी इंडेक्स का पार्ट है, और बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने भी एचडीएफसी बैंक लेकर रखा है। तो हर लोगों के पास और हर म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड था। बट 60 म्यूचुअल फंड कंपनी ऐसी थी, मतलब आपको समझना पड़ेगा कि सेबी जो है, कोई भी म्यूचुअल फंड में आप 10% से ज़्यादा एलोकेशन एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं रख सकते हैं। तो आपके पास अगर 10% एचडीएफसी थी बैंक और 6% आपके पास एचडीएफसी लिमिटेड थी, तो पुट टुगेदर कितना हुआ था, 16%। अब दोनों कंपनियां सेम है, तो आपको उसे 6% स्टेक को सेल करना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ अ सडन सेलिंग प्रेशर भी एचडीएफसी बैंक में आया, क्योंकि आप 10% से ज़्यादा कोई भी कंपनियों में आप पैसा नहीं डाल सकते हैं एज पर सेबी। तो ये सब रीजन थे। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो अब क्या हुआ है एचडीएफसी बैंक में, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से क्या होता है, जो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या हुआ कि आप लोन तो देते हो और आप डिपॉजिट लेते हो, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो अब आप समझेंगे कि कुछ पीयर से कंपैरिजन करेंगे एचडीएफसी बैंक को। तो एचडीएफसी बैंक को अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से कंपेयर करेंगे, तो एचडीएफसी बैंक का जो प्रॉफिट ग्रोथ था लास्ट 3 ईयर्स में वो 19% है। आईसीआईसीआई बैंक का जो ग्रोथ रहा है वो 53% है। कोटक बैंक का जो ग्रोथ रहा है वो 20% है, और एक्सिस बैंक का जो ग्रोथ रहा है वो 113% है। अब एचडीएफसी बैंक ऑब्वियसली ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है, बट मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म बैंक इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। जितनी है अच्छे से एचडीएफसी बैंक आपके पैसे को रिस्क मैनेजमेंट कर सकती है, मतलब आपका पैसा सेफ है, उतने किसी भी जगह आपके पैसे सेफ नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपके पैसे आईसीआईसीआई में सेफ, मतलब रिस्क को मैनेज करना। जब एनपीए एक साइकिल आता है तो लोग क्या करते हैं, एनपीए साइकिल में क्या करते हैं लोग, एक सेफर बैंक की ओर भागते हैं जहां उनको लगता है कि मेरा पैसा डिपॉजिट सेफ है। अब लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट ग्रोथ देखेंगे तो जो एडवांसेस ग्रोथ हुई है एचडीएफसी बैंक में वो है 21%, फिनोमिनल। और जो डिपॉजिट ग्रोथ हुई है ईयर ऑन वो 20% हुई है। अब एनपीए को भी देख लेते, किसी भी बैंक के लिए एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.20 है, नेट एनपीए 0.30 है। फिनोमिनल 0.3 सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नेट एनपीओ, और नेट एनपीओ है 0.30। मतलब आप कितनी अच्छी ड्यू डिलीजेंस करते हैं, आपकी एसेट्स क्वालिटी फैंटास्टिक है। आईसीआईसीआई बैंक की जो ग्रॉस है वो 2.76 है, नेट एनपीए 0.48 है, कोटक की 1.77 है, और नेट एनपीए कोटक की है 0.40। तो इस पैरामीटर में एच डी एफ सी बहुत बहुत, मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर में मांगता हूँ, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर नेट एनपीए। आप अपने जो पैसे दे रहे हैं मार्केट से, वो पैसे को आप लाने में आप कैपेबल हैं कि नहीं, और अपना ड्यू डिलीजेंस आप अपने क्लाइंट्स को कितने अच्छे से जानते हैं। अब एच डी एफ सी बैंक का आप आर ओ ए देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑन असेट देखेंगे तो 2.10 है, आईसीआईसीआई का 2.39 है, और कोटक का 2.63 है। तो अब प्राइस टू, अब वैल्यूएशन को भी थोड़ा देख लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग
एंड प्राइस टू बुक, इससे आप वैल्यूएशन करते हैं तो एच का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 17.9 है, पीबी है, प्राइस टू बुक है वो 3.01 है, आईसीआईसीआई बैंक का 18.2 है पी और प्राइस टू बुक है 3.16, कोटक बैंक का 21.7 है पी और प्राइस टू बुक है 3.16। तो प्राइस टू बुक एंड प्राइस अर्निंग में काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में एच बैंक है। और यस, आप एच बैंक अगर आप ओवरऑल लैंडिंग बिजनेसेस देखेंगे इंडिया की तो इट्स लाइक 190 लाख करोड्स, और जो टोटल पुट टुगेदर आईसीआईसीआई सॉरी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का लैंडिंग बिजनेसेस है, इट्स 21 लाख करोड़, सो इट्स 12% ओवरऑल लैंडिंग बिजनेस इन इंडिया। सो अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ अ पोटेंशियल। अब समझेंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट क्या सोचती है, कुछ भी बाय करने और सेल करने और होल्ड करने से पहले आप कंपनी के मैनेजमेंट के कमेंट्री को समझिए। बहुत ही एम्बिशियस लेटर लिखा था एम्प्लॉय को एचडीएफसी के मैनेजमेंट ने। उनका जो पहला 4 पॉइंट को मैं मतलब डिस्कस करूंगा। जो पहला पॉइंट था वो था पैराडिम शिफ्ट। पैराडिम शिफ्ट क्या होता है कि अब एच सिर्फ सेल्स पे पर फोकस नहीं करेगी कि आप मेरे से करेंट अकाउंट ले लीजिए, सेल्स ले लीजिए, वेल्थ मैनेजमेंट लीजिए, अब रिलेशन बिल्डिंग पर आप फोकस करेगी। मतलब ओवरऑल, जैसे एप्पल में आप क्या, आप एप्पल का फ़ोन लेते हैं तो आप एप्पल का आईपॉड लेते हैं, आप एप्पल का वॉच लेते हैं, तो एक वेब क्रिएट करता है। इसी तरह एक एच बैंक भी वेब क्रिएट करना चाहती है कि क्लाइंट का कोई भी इशू, आप मेडिक्लेम से लेके जनरल इंश्योरेंस से लेके वेल्थ मैनेजमेंट से लेकर सारा का मतलब आपका फॉरेक्स ट्रेड सब कुछ एच बैंक करना चाहती है। सेकंड है सोफिस्टिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। एच बैंक का जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है। आप देखेंगे कि जो जिस तरह से अपसेल्स करती है, मतलब अपसेल मतलब क्या हुआ, जैसे आपने अगर अकाउंट खोला, आपकी सैलरी अकाउंट है, तो आपके 3 महीने अगर आपकी सैलरी क्रेडिट होती है तो आपको पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं, आप कार लोन अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ से सब कुछ कर सकते हैं ऐप से। तो एक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। अब एच थर्ड पॉइंट है इंडियाज ग्रोथ। अभी इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है वो 3.5 ट्रिलियन है, और ये एक्सपेक्टेड है कि ये इकोनॉमी कुछ सालों मतलब 6 से 7-8 सालों में इकोनॉमी 8 ट्रिलियन, 9 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन के भी होगी। कोई टाइम फ्रेम नहीं है बट होगी। बट तो इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी मैसिव है। अगर टोटल आप इक्विटी साइज देखेंगे इंडिया में कि कितने लोग इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 5% है। और अगर आप डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट 50, जैसे यूएस में है 55 to 60% लोग इक्विटी में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया में सिर्फ 5% है। तो जो इंडिया में स्कोप काफ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी ये चाहते हैं कि जो इंडिया की ग्रोथ है उसमें पार्टिसिपेट करें। 4 से 5 सालों में ऐसा हो सकता है कि एक और एच बैंक बनाया जा सकता है। तो एच बैंक चाहते हैं कि यहाँ से भी ग्रोथ उनके लिए जो है वो काफ़ी मैसिव ग्रोथ है। तो अब एच बैंक में आपको क्या करना है, आपको अपना खुद एनालिसिस करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। और यस, और आपको ये भी करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है, और लाइक तो कर देंगे, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आपके हिसाब से एच बैंक को क्या करना चाहिए, बाय, होल्ड या सेल। और यस, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।